नमस्कार सभी को। मैं शांतनु चौबे, शिवा विधि संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम लोग टॉट को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि लगभग सारे पॉइंट्स को कवर किया जाए जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो या जहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा हों। इसके पहले पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट का 2 वीडियो मैंने अपलोड करा था उससे अच्छे खासे रिस्पॉन्स आए। जो बच्चे पेपर देकर आए तो बताए कि भैया वो दोनों क्वेश्चन फंस गए थे। तो ये सब सुन के अच्छा लगा और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों से। और बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ टॉट, और इसमें हम लोग समझेंगे खास करके सारी बातें। और एक और क्वेरी बार बार मेरे पास आती है कि टेलीग्राम का लिंक कहाँ है या फिर पीडीएफ कैसे हम लोग पाएँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो वहाँ पे 2 लिंक होंगे, एक इंस्टाग्राम का होगा और एक टेलीग्राम का। तो उस टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करोगे, डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुँच जाओगे। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ टॉट। ठीक है, ये देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे बना हुआ है। ये पीडीएफ आपको हुबहू ऐसे मिल जाएगा। तो पीडीएफ को सामने रखना है और वीडियो प्ले करके देखना है। इसमें क्या है, लॉ इज़ अ बंडल ऑफ रूल्स विच रेगुलेट द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। यानी जितने भी कानून होते हैं वो नियमों के छल्ले होते हैं, यानी कि बंडल्स होते हैं। वो करते क्या हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति के एक्सटर्नल बिहेवियर को, वो समाज में कैसे रहेगा, सोसाइटी के अंदर कैसे रहेगा, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब तय करता है कि कानून तय करता है कि आपको कैसे रहना है एक समाज में और कैसे नहीं रहना है। तो इसी कानून का एक ब्रांच है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ टॉट्स। वो क्या करता है कि एक इंसान का सोसाइटी के लिए कैसा बिहेवियर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट लिखा हुआ, इट इज़ अ ग्रोइंग ब्रांच। यानी ग्रोइंग यानी ऐसा ब्रांच, कानून का ऐसा ब्रांच, ऐसा शाखा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, कोडिफाइड नहीं है। ग्रोइंग मतलब विच इज़ नॉट कोडिफाई, ये कोडिफाई नहीं है, यानी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि ये बता सके, समझा सके कि एक व्यक्तिगत अधिकार क्या होते हैं और एक व्यक्तिगत पर्सन की जिम्मेदारी क्या होती है। ठीक है, जिससे पब्लिक कन्वीनियंस यानी पब्लिक की सुविधा बनी रहे और आपका जो कंडक्ट हो, आपका जो व्यवहार हो, आपका जो व्यवहार दूसरे के प्रति कैसा हो, रीजनेबल हो, अनरीजनेबल ना हो, रीजनेबल हो। यानी कि एक समाज के अंदर आपको कौन सी चीज़ें करनी है, कैसी करनी है, आपके कृत्य का, आपके कार्य का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, वो कौन बताता है, लॉ ऑफ टॉट। ठीक। और साथ ही साथ ये ऐसा शाखा है कानून का जो पेकुनरी रेमेडी देता है, यानी कि आर्थिक सहायता देता है अगर आपके साथ कोई गलती हो जाती है तो। ठीक है, यानी ये जो लॉ ऑफ टॉट है, इसकी जो न्यू है, इसका जो बेस है, इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो उद्देश्य है, किसके बिहाफ पे है, नो वन हैज़ ए राइट टू इंज्योर अनदर इंटेंशनली और इवन इनोसेंटली। यानी आपको कोई ये जिम्मेदारी, कोई ये पावर, कोई अधिकार, कोई भी कानून नहीं दे सकता कि आप अपने राइट का, अपने अधिकार का इस्तेमाल करके किसी दूसरे के अधिकार का हनन करें। चाहे आप जानबूझ के हो रहा है या बिना जानबूझ के, यानी गलती से भी हो रहा है, तो भी सामने वाले का, आपके कार्यों से सामने वाले का अधिकार छीना जा रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, तो आपको उसके लिए सज़ा मिलेगा। और सज़ा कैसा, पेक्यूनरी यानी कि आर्थिक सहायता। रेमेडी और भी तरीके के होते हैं, इंजक्शन होते हैं, स्टे ऑर्डर होते हैं, पेक्यूनरी होते हैं, रिस्टिट्यूशन होते हैं, बट अभी बेसिक क्या है, पेक्यूनरी। अभी हम लोग आगे रेमेडी जब पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, नो वन हैज़ ए राइट टू इंज्योर अनदर, चाहे वो इंटेंशनली आप कर रहे हो, चाहे इनोसेंटली यानी मासूमियत के रूप में आपसे गलती हो जाती है तो भी। यहीं से एक टर्म निकला था, जब मैं माइनर एग्रीमेंट पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था कि टॉर्ट के केस में माइनर भी लाइबल होते हैं। अब आते हैं अपने सीधा सीधा लॉ पे। इसमें टॉर्ट का मीनिंग बताया हुआ है, यानी जो टॉर्ट शब्द है वो कहाँ से आया है, एक लैटिन शब्द है, उसका नाम है टॉर्टम। टॉर्टम का मतलब होता है टू ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है टेढ़ा, यानी जो सीधा नहीं है उसको क्या कहते हैं, टेढ़ा। सीधा नहीं है, इससे क्या तात्पर्य है, सीधा नहीं है मतलब कि जो अपने कार्य क्षेत्र में
सही तरीके से अनुमानित न किया गया हो, सही तरीके से कार्य को किया न गया हो, यानी जो सीधा न हो। और सीधा न हो मतलब सीधा काम न हो, और सीधा काम नहीं हो मतलब गलत कार्य होगा फिर। तो टॉट शब्द जो है वो टॉटम से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, यानी अनलॉफुल। अब कुछ ऐसे जूरिस्ट हुए जो टॉट को अपना अपना भाषा दिए कि टॉट को ये कहते हैं, टॉट को वो कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये टॉपिक का क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी बताऊंगा। बोल देगा डिफाइन द टॉट, नेचर एंड स्कोप ऑफ टॉट, एलिमेंट ऑफ टॉट, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं 14 मार्क्स में। तो हम लोग उस पर जंप करते हैं और चल के समझते हैं कि अदर जूरिस्ट ने कैसा डिफिनेशन दिया है। तो टॉपिक है टॉट इज डिफाइंड बाय वेरियस जूरिस्ट। ठीक है, बहुत जूरिस्ट द्वारा ये टॉट को डिफाइन किया गया है। क्या कहा गया उसको हम लोग अब समझते हैं। अ टॉट इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये इंपॉर्टेंट है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। ये बोला किसने है, ये कौन से जूरिस्ट थे? इनका नाम था सेल्मॉन्ड। क्या नाम था? सेल्मॉन्ड। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसको मैं इन पूरे डेफिनेशन को कुछ हिस्से में बांट दिया हूँ। उसको नीचे देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, तो उसको हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। तो सेल्मॉन्ड ने सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया? टॉट इज ए सिविल रॉन्ग। रॉन्ग जो है, गलती जो है, वो दो तरीके की हो सकती हैं। एक हो सकता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। ठीक, तो टॉट किस कैटेगरी के अंदर आता है? सिविल रॉन्ग के अंदर। ठीक, यानी अ टॉट इज ए रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल नॉट अगेंस्ट द स्टेट। यानी टॉट जो है वो किसके अगेंस्ट में, किसके विरुद्ध में किया जाता है? व्यक्ति विशेष के, ना कि सरकार विशेष के, पब्लिक विशेष के। ठीक, द पर्पज ऑफ टॉट लॉ टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी, यानी जिसकी क्षति हुई है, जिस व्यक्ति की क्षति हुई है उसको मुआवजा मिले। ये किसका उद्देश्य है? लॉ ऑफ टॉट का उद्देश्य है, ना कि पनिश करने का। यानी लॉ ऑफ टॉट कंपनसेट पे बिलीव करता है, पनिश करने पे बिलीव नहीं करता। पनिश करने पे बिलीव कौन करता है? क्रिमिनल लॉ। और टॉट कौन सा लॉ है? सिविल लॉ। तो इंजर्ड पार्टी, जिसकी क्षति हुई है, वो एक सिविल सूट फाइल कर सकता है, वाद दाखिल कर सकता है, और अपना जो अधिकार का, उसके अधिकार का जो हनन हुआ है उसके बदले वो मुआवजा ले सकता है। जैसे असॉल्ट हो गया, ये एक टॉट कवर करता है। डिफेमेशन हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, न्यूसेंस हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं रॉन्ग के जो टॉट के अंदर कवर किए जाते हैं। अब सेल्मॉन्ड ने दूसरी बात क्या बोली? रेमेडी इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसको नोट करिएगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब मन में सवाल उठेगा कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। ठीक, तो जब भी आप कोई पढ़ते हो, चलो बीएनएस का एग्जांपल लेते हैं। जब भी आप बीएनएस पढ़ते हो, भारतीय न्याय संहिता, तो बीएनएस क्या है? क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ के अंदर जो भी फाइन लिखी रहती है वो पहले से ही लॉ में लिखा रहेगा 7 साल की सजा प्लस 5,000 रुपया लिखा रहता है। यानी यहाँ जो डैमेजेस है, डैमेजेस का मतलब होता है मुआवजा, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? मुआवजा। तो यहाँ जो डैमेजेस है वो फिक्स है। क्या है? फिक्स है, पहले से पता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे 5,000 रुपया देने ही पड़ेंगे और साथ में सजा भी काटना पड़ेगा। तो ऐसे डैमेजेस को कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या कहते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन ऐसा मुआवजा जो फिक्स ना हो पहले से, जज के ऊपर डिपेंड करता हो कि जज सारे सर्कमस्टेंस को देखेगा, समझेगा, फिर कहेगा कि अच्छा ये घर का इकलौता लड़का था, जा रहा था, सामने वाले ने इसको बाइक से टक्कर मार दिया, अब इसकी लाइवलीहुड अफेक्ट होगी, कहीं ना कहीं काम करता था, 15,000 रुपया लेकर आता था हर महीने। तो जज सारे सर्कमस्टेंस को देखेगा, फिर कहेगा अच्छा इसको मैं 20-25,000 30,000 का मुआवजा दे देता हूँ। यानी ये ऐसे मुआवजे हैं, ये ऐसे डैमेजेस हैं जो अनलिक्विडेटेड हैं, यानी कि प्राइमरीली या प्री फिक्स्ड नहीं है, पहले से निर्धारित नहीं है। तो ऐसे मुआवजे को अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है। उसी को देखो मैंने लिखा है,
द प्राइमरी रेमेडी इन टॉर्ट इज डैमेजेस, यानी जो प्राथमिक उपचार होता है टॉर्ट के अंदर वो क्या होता है, डैमेजेस, यानी कंपनसेशन देना, मॉनेटरी कंपनसेशन यानी पैसे, आर्थिक कंपनसेशन देना। तो ऐसे डैमेजेस को अनलिक्विडेटेड कहते हैं जो पहले से फिक्स ना हो, यानी दे आर नॉट फिक्स्ड इन एडवांस। द अमाउंट यानी जो राशि होगी किसके द्वारा डिसाइडेड होगी, कोर्ट के द्वारा। और किस ग्राउंड पे डिसाइड होगा, कितना देना है, किस ग्राउंड पे डिसाइड होगा, उस केस के फैक्ट्स को देखकर और कितनी क्षति हुई है, एक्सटेंट ऑफ इंजरी, कहां तक की क्षति हुई है, इन सारे बैकग्राउंड को देखते हुए जज डिसाइड करता है कि किसको कितना पैसा देना है। ठीक है। अब वहीं एक एग्जाम्पल, ठीक है, टॉर्ट जो हो गया क्या हो गया, सिविल रॉन्ग। और कॉन्ट्रैक्ट भी आप लोग पढ़े होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े होगे तो क्या लिखा होगा, सिविल रॉन्ग। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन साइन कराए जाते हैं, होते हैं। फिर साथ में यह भी लिखा रहता है कि अगर कोई एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपके ऊपर हम 50,000 का जुर्माना लगाएंगे। कितने हजार का, 50,000 का। यानी यहां सामने वाले को पहले से ही पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो कितने पैसे देने हैं। यानी यहां कौन सा डैमेजेस हो गया, लिक्विडेटेड। और टॉर्ट में कौन सा हो गया, अनलिक्विडेटेड। ठीक। तो ये क्या हो गया, सिविल रॉन्ग तो दोनों हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि दोनों में जो मुआवजा दिया जाएगा टॉर्ट के केस में पहले से पता नहीं रहता है, और वहीं कॉन्ट्रैक्ट के केस में पहले से पता रहता है। ठीक। अब यहां एक्शन मस्ट बी कॉमन लॉ एक्शन, यानी ये जो टॉर्ट है वो इंग्लैंड से आया है तो कॉमन लॉ की बात हो गई। इसमें रेमेडीज कैसे दिए जा सकते हैं, एक तो हो गया डैमेजेस के रूप में, यानी कि मॉनेटरी, आर्थिक। एक हो गया इंजक्शन, इंजक्शन को कहते हैं गांव के भाषा में स्टे ऑर्डर। क्या कहते हैं, स्टे ऑर्डर। गांव घर में सुने होंगे कि जमीन पे स्टे लग गया है, यानी कि रोक। स्टे ऑर्डर का मतलब जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में यथावत उसको छोड़ दिया जाए। और तीसरा रेमेडी क्या होता है, रिस्टिट्यूशन, कुछ केसेस में होता है रिस्टिट्यूशन, यानी कि जो चीज सामने वाले के पास चली गई है वापस उसको पहुंचा देना, यह भी एक रेमेडी होती है। ठीक। अब इसी सैलमेंट ने चौथी बात क्या बोली थी, बहुत डीप हम लोग सैलमेंट की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये 7 नंबर में आ सकता है। नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट और इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, यानी एक सिविल लॉ है। सिविल लॉ, सिविल लॉ में बताया गया कि वही हिस्सा टॉर्ट के अंदर आएगा जो जो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ट्रस्ट ना हो, और कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट जैसा सेम ऑब्लिगेशन ना हो। यानी कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट का नेचर होता है, जैसे ट्रस्ट का नेचर होता है, वैसे भी एक दो और तरीके से कोई आप लोग इक्विटी साइन किए हो, कोई शेयर साइन कर रहे हो, कोई एग्रीमेंट में आ रहे हो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी जिनका नेचर इन दोनों से मिलता जुलता हो, तो उनको भी अगर हटा दिया जाए तो जो हिस्सा बच जाता है सिविल लॉ में वो क्या हो जाता है, टॉर्ट हो जाता है। ये 4 चीजें हैं जो सालमैन ने अपने समझाया था। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये समझ जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हो समझ में आ जाओगे। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा कि डॉक्टर है नेग्लिजेंटली ट्रीटमेंट कर रहा है, यानी कि बिना ध्यानपूर्वक ट्रीटमेंट कर रहा है। ठीक है। यानी यहाँ 2 पार्टी, यानी एक पार्टी ए है जो पेशेंट है, एक पार्टी बी है जो क्या है, डॉक्टर है। ठीक। अब इन दोनों में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक। अब पेशेंट और डॉक्टर में एक ट्रीटी होती है कि आप मेरा इलाज करिए। डॉक्टर भी कहता है कि इस इलाज के दौरान, इस ऑपरेशन के दौरान आपको क्षति होने के चांसेस हैं, आपको ये दिक्कत हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। तो कहता है ठीक है मैं एग्री हूँ इस बात के लिए। तो ये हो गई ट्रीटी, एग्रीमेंट हो गया दोनों में। ठीक। अब इसी समय डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा और एक छुरा उसके पेट में ही छोड़ दिया, यानी डॉक्टर के तरफ से क्या हो गया, पूरा ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन नहीं लिया गया, यानी नेग्लिजेंस हो गया, नज़रअंदाजी हो गई। यानी वो अपने ड्यूटी ऑफ केयर से, उसकी जो ड्यूटी थी केयर करने की, अपने ऑपरेशन के दौरान जितने भी प्रिकॉशन लिया जा सकता था, केयर किया जा सकता, उसने नहीं किया, यानी ये टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस हो गया। तो ऐसे ही है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट,
और मियर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, ये सब हिंदी में मैं समझा दिया हूँ, इसी को देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी में एक बात निकल के आती है, बार बार सवाल पूछता है 7 नंबर में कि व्हाट इज राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम, या ये राइट इन रेम राइट इन पर्सोनम क्या होता है। तो जब आप ग्राफ जो मैं बनाया हूँ उसको देखोगे तो मीनिंग के हिसाब से दोनों में अंतर देखा जाए तो राइट इन रेम का मतलब होता है कि ऐसा अधिकार जो आपके पास दिया गया हो पूरे वर्ल्ड एट लार्ज लेवल तक के लिए, ठीक, यानी सबको दिया गया हो, वो होता है राइट इन रेम। जैसे बीएनएसएस, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सब क्या है, राइट इन रेम है। एक आदमी को नहीं मिला है, मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर को नहीं मिला है, सिर्फ शांतनु चौबे सिवा को नहीं मिला है, ये सबको मिला है। इस भारत में जितने लोग हैं सबके पास वो अधिकार है कि वो बीएनएस के जरिए कह सके कि सामने वाला मेरे घर चोरी किया है। लेकिन राइट इन पर्सोनम ये ऐसा अधिकार है जो अवेलेबल है स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि व्यक्ति विशेष के लिए जो अधिकार दिया जाता है। ये होता है जैसे अब 2 आदमी का खेत है, दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो तीसरा आदमी नहीं जाएगा कहेगा ये मेरा खेत है मैं भी लड़ लूंगा, यानी ये 2 लोगों का मामला है। जब इंडिविजुअल का मामला होता है, इंडिविजुअल के अधिकार का मामला होता है तो उसको कहते हैं राइट इन पर्सोनम, ठीक। और राइट इन रेम मतलब राइट अवेलेबल टू द होल वर्ल्ड एट लार्ज। नेचर क्या होता है, राइट इन रेम जो होता है वो अब्सोल्यूट राइट होता है। कौन सा राइट होता है, अब्सोल्यूट राइट होता है। लेकिन राइट इन पर्सोनम पर्सनल राइट होता है या रिलेटिव राइट होता है। ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, इन्फोर्स कर सकते हैं, इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। राइट इन रेम को आप दुनिया के किसी भी खिलाफ, यानी पूरे भारत में किसी के भी खिलाफ इन्फोर्स कर सकते हैं। लेकिन राइट इन पर्सोनम उसी के खिलाफ इन्फोर्स कर सकते हैं जिससे आपका विवाद हो या जिससे आपका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा हो आपके राइट का। तो इन दोनों में अंतर है। अब ये हो गए सालमंड, दूसरा हो गया विनफील्ड, ठीक। विनफील्ड क्या कहते हैं, tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by the law. This duty is toward the person generally and its breach is redressable by an action of unliquidated damages. यानी ये कहे कि जो टॉटियस लाइबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी जो पहले से कानून के द्वारा नियुक्त हो, यानी जो ऐसी जिम्मेदारी जो कानून के द्वारा पहले से नियुक्त हो और वो अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है, ठीक, और इसके इसी जिम्मेदारी से सामने वाले व्यक्ति को क्षति हो रही है, तो उस क्षति का मलहम पट्टी कैसे होगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस देकर, यानी कि मुआवजा देकर। ये किसने बोला, विनफील्ड ने बोला। लेकिन ये सब ज्यूरिस्ट की थ्योरी थी। लेकिन जो कानूनी परिभाषा है लॉ ऑफ टॉर्ट की, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिटेशन एक्ट 1963। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2 क्लॉज M में बताया गया है कि टॉर्ट का परिभाषा क्या है या टॉर्ट किसे कहते हैं। तो बताया गया कि टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी एक टॉर्ट ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसके अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आता और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं आता। यानी कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन है मिलता जुलता है सालमंड से, ठीक। अब अगला सवाल यहां से बन सकता है एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट्स, यानी क्वेश्चन कैसे पूछता है, डिफाइन द टॉर्ट। तो डेफिनेशन में लिमिटेशन एक्ट का आप लोग लिखेंगे, सालमंड का लिखेंगे, विनफील्ड का लिख दिए। फिर उसके बाद आता है कि स्कोप ऑफ टॉर्ट, तो स्कोप में ये राइट इन नेम राइट इन पर्सोनम लिखेंगे। फिर पूछ देता है कभी कभी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि एक टॉर्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन, ठीक। पहला एसेंशियल क्या है, रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन। द फर्स्ट एसेंशियल एग्रीमेंट इन कॉन्स्टिट्यूटिंग ए टॉर्ट इज दैट अ पर्सन मस्ट हैव कमिटेड अ रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन दैट इज he must have to do some act which he was not expected to do or he must have omitted to do something which is not supposed to do। यानी अगर समझ में नहीं है तो मैं इसको जी लैंग्वेज में समझा देता हूं। कोई व्यक्ति है ए, ठीक, ये जो है ऐसा काम करता है जो कानून के द्वारा मना किया गया हो कि आपको यह काम नहीं करना है।
जैसे कानून में है कि शहर में 10 बजे के बाद आपको लाउड स्पीकर पे गाना नहीं बजाने हैं, और ये रोज रात के 10 बजे के बाद स्पीकर पे गाना बजा रहा है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, ये एक्ट कर रहा है यहां पे। और वही सेम कंडीशन पे वही मान लो व्यक्ति ए, जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है गंगा फ्रंट लाइन पे, कि जितने भी लोग डूब रहे हैं उनको बचाने का काम तुम्हारा है। अब यहां ये बचा नहीं रहा है, यानी एक तरफ इसने एक काम किया जो गलत काम था, दूसरे तरफ इसको काम करना था, इसने काम ही नहीं किया, यानी यहां ओमिशन हो गया। एक सिनेरियो में एक्ट कर रहा है और दूसरे सिनेरियो में ओमिशन कर रहा है, यानी काम ऐसा कर दे रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए था, और दूसरे तरफ वो काम कर ही नहीं रहा है जो उसको काम करना चाहिए था। तो दोनों भी केस में क्या हो रहा है, ये टॉर्ट कर रहा है, यानी रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ ओमिशन कर रहा है। और जैसे ही ऐसा होता है, यानी ये अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच हैज बीन फिक्स्ड बाय द लॉ इटसेल्फ, जो कानून के द्वारा पहले से निर्धारित हो, ऐसी ड्यूटी को वो तोड़ रहा है। ठीक, इफ ए पर्सन डज नॉट ऑब्जर्व दैट ड्यूटी लाइक ए रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन और ब्रेक इट इंटेंशनली, ही डीम्ड टू बी कमिटेड लॉफुल एक्ट। ठीक है, वही साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल में वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी, राइट ऑफ गुड रेपुटेशन, और रॉन्गफुल एक्ट में बी पॉजिटिव एक्ट या ओमिशन विच कैन बी कमिटेड बाय ए पर्सन आइदर नेग्लिजेंटली या इंटेंशनली और इवन कमिटिंग बाय द ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। कोई एक आदमी है जो गाड़ी चला रहा है बहुत एक्सेसिव स्पीड पे, सड़क पे लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए इस हाईवे की, वो गाड़ी चला रहा है 75, 70, 80, 85, 100, यानी ये ऐसा एक्ट कर रहा है जो कानून के द्वारा पहले से फिक्स है, बोर्ड पे लिखा हुआ है NHAI के द्वारा कि आपको 70 से ज़्यादा 65 से ज़्यादा नहीं गाड़ी चलानी है, कानून पहले निर्धारित कर दिया, और आप क्या कर रहे हैं, 80 पे चला रहे हैं। यानी आप जानबूझकर उस कानून के द्वारा जो इंस्टीट्यूट के द्वारा मेंशन किया गया, लिखा गया, आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रॉन्गफुल एक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक टर्म लिखा है मोरल ड्यूटी। तो मोरल ड्यूटी को ब्रीच करना लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं होगा। आप सड़क पे निकले, रोड पे खड़े हैं, यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है, लाल बत्ती जल रही है, आप वहाँ पे गाड़ी आपकी रुकी हुई है, तब तक दो भिखारी आते हैं, आपसे कहते हैं भैया पैसा दे दीजिए। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि गरीब आदमी है, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो 2 रुपये आप उसको दे देते हैं। ठीक है, आपने नहीं दिया, मतलब आप अपनी मोरल ड्यूटी को ब्रीच कर दिए। लेकिन क्या वो भिखारी कोर्ट जाके कह सकता है कि ये मुझे पैसा नहीं दिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये उसकी लीगल ड्यूटी नहीं थी, कानून के द्वारा पहले से नहीं बताया गया था कि हर स्टेशन पे, हर सिग्नल पे कोई भिखारी आए तो आपको पैसा देने हैं, तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। हाँ, अब सुबह उठ के अपने माता पिता का पैर छूना, दिस इज द मोरल ड्यूटी, हाँ है। लेकिन अगर आप अपने पिता का पैर नहीं छूते हैं सुबह उठ के, तो क्या पिताजी आपके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं दिस इज द ब्रीच ऑफ टॉर्ट? नहीं। क्यों? क्योंकि कानून के द्वारा ये निर्धारित नहीं है। तो यही है कि एक रॉन्गफुल एक्ट, और रॉन्गफुल एक्ट कैसा, जो लीगली रॉन्गफुल हो, मोरालिटी के हिसाब से नहीं, लीगली रॉन्गफुल हो, या फिर ऐसा ओमिशन जिसके लिए कानून कह रही है कि आपको यह काम करना है और आप वो काम नहीं कर रहे हैं, तो दोनों केस में पहला इंग्रेडिएंट फुलफिल हो जाएगा। एक केस है, देख लेते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवती, ये केस है। ठीक, इसमें यह रहता है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहता है उसके पास एक पावर दिया गया रहता है, कंट्रोल दिया गया रहता है कि शहर के बीचों बीच, हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के बीचों बीच एक क्लॉक टावर रहता है, जिसको रिपेयर करने का, मेंटेनेंस करने का, उसका प्रिजर्व करने का जिम्मेदारी किसको दी गई रहती है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि वो जो क्लॉक टावर रहता है उस पे से क्लॉक गिर जाता है, और जब जमीन पे गिरता है, रोड पे गिरता है, तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब मामला कोर्ट पहुंचता है, तो यहां पे कोर्ट क्या कहता है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको ड्यूटी दी गई थी कि आपको यह काम करना है, और इसने क्या किया? काम नहीं किया, यानी ओमिशन कर दिया। तो एक टॉर्ट होने के लिए पहला एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन। तो क्या हाँ यहाँ पे ओमिशन हुआ है? हाँ हुआ है।
वो अपना जिम्मेदारी जो कानून के द्वारा उसको दिया गया था उसने पूरा किया नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, जिम्मेदार होगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होगा लायबल होगा और उसको सारे लोगों को पैसे देने पड़ेंगे जिसकी जिसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, वहीं एक केस और देख लेते हैं, जर्नल क्लीनिजिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस क्रिसमस। क्रिसमस जो रहते हैं वो जर्नल क्लीनिजिंग कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड के एम्प्लॉय रहते हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं। ठीक, इनका जिम्मेदारी रहता है कि जितनी भी मल्टी स्टोरी यानी कि 50 तल्ला 60 तल्ला 65 तल्ला 70 तल्ला बिल्डिंगें होती हैं, तो हर बिल्डिंग का हर एक फ्लोर पे शीशा लगा रहता है, खिड़की लगी रहती है शीशे की, तो उनकी साफ सफाई के लिए नियुक्त किया गया रहता है। अब साथ ही साथ इनको पूरा व्यवस्था नहीं दिया गया रहता, प्रॉपर सेफ्टी नहीं दी गई रहती है। इनका रोज का काम रहता है चढ़ना, सफाई करना, फिर वापस जाके पैसे लेके घर चले जाना। एक दिन ऐसा होता है कि वो ऊपर से छत से गिर जाते हैं सफाई के दौरान। तो जो क्रिसमस रहती हैं वो उनकी पत्नी कोर्ट जाती हैं और कहती हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड कंपनी है इनके वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे थे और ऊंचाई पे कंपनी का फॉल्ट है कि उनको प्रॉपर सेफ्टी, प्रॉपर रोप अवेलेबल नहीं कराया गया था, मुहैया नहीं कराया गया था। तो कोर्ट इस चीज़ को, सारे फैक्ट्स को चेक करता है और कहता है कि हाँ, जो कंपनी है यहाँ उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने जिससे काम करा रहा है उसको वो सारा सुविधा दे जिससे उसकी जान बचे या फिर उसके जान को खतरा ना हो। और यहाँ पे कंपनी ओमिट कर गई, ओमिशन कर गई अपनी जिम्मेदारी से, यानी देयर इज ए ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कंपनी अपने कर्तव्यों को तोड़ी। तो यहाँ पे क्रिसमस को मुआवजा मिलेगा। यानी पहला इंग्रेडिएंट क्या था, रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन। दूसरा एलिमेंट देख लेते हैं, इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, लीगल डैमेज। दूसरा लीगल डैमेज, द सेकेंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द कॉन्स्टिट्यूटिंग ए टॉर्ट इज लीगल डैमेज। लीगल डैमेज से आप ये समझ सकते हैं कि वायलेशन या इन्फ्रिंजमेंट या तोड़ना किसका, लीगल राइट का, इसी को टॉर्ट के भाषा में कहते हैं लीगल डैमेज। ठीक, यानी कि अ प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट, यानी जिसका नुकसान हुआ है उसको कहते हैं प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट देयर वाज ए रॉन्गफुल एक्ट। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट तो फुलफिल करना पड़ेगा कि रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन है कि नहीं। ठीक है, वो प्रूफ हो गया कि है। अब देखा जाएगा कि इनके कार्य के वजह से, जो सामने वाला गलत किया है उसके वजह से सामने वाले का लीगल राइट टूट रहा है कि नहीं। अगर लीगल राइट नहीं टूट रहा है तो भले ही वो रॉन्गफुल एक्ट क्यों ना किया हो, जिसका नुकसान हुआ है उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। यानी देयर मस्ट बी, देखिए यहां लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ ए पर्सन। अगर ऐसा नहीं रहा, इफ इट इज नॉट, तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर। ठीक, इसी में एक टर्म है जहां से लीगल मैक्सिम हर साल 7 नंबर में पूछे जाते हैं, इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया। इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। इंजूरिया दिखा रहा है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, साइन का मतलब होता है विदाउट या बिना, और डेमनम का मतलब होता है डैमेज यानी लॉस। ठीक, यानी इंजूरिया साइन डेमनम, यानी राइट का वायलेशन तो हुआ लेकिन बिना, विदाउट, बिना डैमेज के, बिना नुकसान के। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। अगर कोई भी राइट का वायलेशन नहीं हुआ, नो वायलेशन ऑफ राइट, तो कोर्ट जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा, सिंपल सी बात है। यानी, और एक शब्द लिखा है डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम का मतलब डैमेज यानी नुकसान यानी क्षति, साइन का मतलब हो गया विदाउट यानी बिना, और इंजूरिया का मतलब हो गया लीगल राइट। ये दो ऐसे टर्म है, उसको हम लोग अभी बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, नीचे मैंने लिखा हुआ है। अब आते हैं सबसे पहले इंजूरिया साइन डेमनो। ठीक, इसका मतलब होता है कि इन्फ्रिंजमेंट या वायलेशन ऑफ लीगल प्राइवेट राइट ऑफ ए पर्सन इवन इफ देयर इज नो एक्चुअल लॉस और डैमेज। यानी
अगर कोई व्यक्ति है ए, उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो क्या यहाँ पे टॉर्ट के अंदर इसको मुआवजा मिलेगा? हाँ मिलेगा। कैसे दिखाते हैं। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट ऑफ ए पर्सन, नो एक्चुअल लॉस और डैमेज इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट एक्शनेबल पर से, एग्जाम्पल के तौर पे एक केस है एसबे पर से, एसबे वर्सेस वाइट। जो यहाँ पे प्लेंटिफ रहता है, जो यहाँ पे प्लेंटिफ रहता है वो एक क्वालिफाइड वोटर रहता है। क्या रहता है? क्वालिफाइड वोटर, यानी एक वोटर की जितने भी मापदंड हैं उसमें वो फिट बैठता है। एसबी कौन सा, कहाँ वोट करना था? पार्लियामेंट्री इलेक्शन। लेकिन जो डिफेंडेंट रहता है वो रिटर्निंग ऑफिसर उसको गलत तरीके से रोक देता है, कहता है नहीं तुम वोट नहीं दे पाओगे, और इसको वोट नहीं देने दिया जाता है। बट फिर भी जिसको वो वोट देने जा रहा था वही आदमी जीत जाता है। तो क्या यहाँ पे लॉस हुआ? इसके वोट न देने से सामने वाले को कोई नुकसान हुआ? नहीं। लेकिन क्या एसबे का जो वोटर था उसका लीगल राइट का वायलेट हुआ? हाँ, क्योंकि उसको वोट देना उसका कानूनी अधिकार था और उसको रोक दिया गया, यानी वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ? हाँ हुआ। तो क्या इसको टॉर्ट के अंदर कवर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। यानी प्लेंटिफ सक्सीडेड इन हिज एक्शन। और जो जज रहते हैं, चीफ जज रहते हैं हॉल्ट, वो कहते हैं कि इफ द प्लेंटिफ हैज अ राइट ही मस्ट ऑफ नेसेसिटी हैव टू मीन्स टू विंडिकेट एंड मेंटेन इट। ठीक है, ये देखो उसको पूरे वर्ड्स में जज का जो कहना है वो लिखा हुआ है। एक इसी तरह भारत में भी है केस म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल। इसमें ये रहता है कि जो प्लेंटिफ रहते हैं अशरफी लाल, वो भी इंटाइटल्ड रहते हैं इलेक्टर अपॉन द इलेक्टोरल रोल, लेकिन इनका जो नाम रहता है मतदान सूची इलेक्टोरल रोल से गलत तरीके से हटा दिया जाता है, और जैसे ही नाम हट जाता है ये वोट नहीं दे पाते हैं। फिर बाद में कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक क्वालिफाइड सिटीजन हूँ, मुझे वोट देने का पूरा अधिकार है, मेरी उम्र भी है, मेरे यहाँ का पहचान पत्र भी है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड भी है, लेकिन मुझे वोट नहीं देने दिया जाता, मेरा लीगल राइट संवैधानिक अधिकार मेरा छीना गया है। फिर उसके बाद गलत तरीके से मुझे हटाया गया है, तो मुझे मेरे अधिकारों से वंचित किया गया, डिप्राइव्ड ऑफ राइट। तो इसके बाद जो जज रहते हैं कहते हैं कि हाँ ये गलत हुआ है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। वैसे ये केस रहा भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। भीम सिंह जो रहते हैं वो एमएलए रहते हैं जम्मू कश्मीर के। उस समय रणबीर पेनल कोड चलता था वहाँ पे, तो इनको गलत तरीके से डिटेन कर दिया जाता है, रॉन्गफुल तरीके से नज़रबंद कर दिया जाता है, और ये जाके इलेक्शन वाले वोट में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते विधानसभा वाले में। फिर बाद में ये कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि वोट देना मेरा अधिकार था, मुझे गलत तरीके से रोका गया। यहाँ भले ही जिनको ये वोट देने जा रहे थे वही पार्टी जीतती है, नुकसान कुछ नहीं होता है, डैमेज कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? वायलेशन ऑफ लीगल राइट होता है, जिसको देखा जाता है। और जो कोर्ट रहता है इनको 50,000 रुपया मुआवजा के तौर पे देता है, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ के तौर पे। ठीक है, तो उसी में एक मरजाटी वर्सेस विलियम बैंक का भी केस, इसको देख लीजिएगा। 2-3 केस तो मैंने समझा दिया है। तो ये क्या हो गया? इंजूरिया साइन डेमनम। क्या हो गया? यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंजूरिया साइन डेमनम, यानी इंजरी हुआ है लेकिन बिना क्षति के। साइन मतलब विदाउट, डेमनम मतलब क्षति, डैमेज। इंजरी हुआ है बिना क्षति के, तो ऐसे केस में टॉर्ट जो है वो काम करेगा, एप्लीकेबल होगा। इसी का उल्टा होता है डेमनम साइन इंजूरिया। डैमेज हुआ है लेकिन बिना इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, यहाँ पे संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार का क्षति नहीं पहुंचा, सिर्फ इसको आपसी यानी कि मॉनेटरी क्षति हुई है या सामाजिक क्षति हुई है। इसको देख के हम लोग पढ़ते हैं, जब भी ऐसा मामला हो कि आपको एक्चुअल या सब्सटेंशियल लॉस हो लेकिन कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट ना हुआ हो, तो ऐसे केस में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, इसको केस से समझते हैं तब समझ में आएगा। ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस, इसमें क्या रहता है? जो डिफेंडेंट रहता है, जिसका नुकसान होता है, वो एक स्कूल मास्टर रहता है। ठीक, और वो
एक राइवल स्कूल खोलता है, जैसे एक प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ जो केस करता है, डिफेंडेंट जिसके खिलाफ केस करता है। ये जो प्लेंटिफ रहता है, इसी के अंडर ये डिफेंडेंट पहले काम करते थे एज ए स्कूल टीचर। पढ़ाने में बहुत बढ़िया थे, बच्चे इनसे इन्फ्लुएंस हुए। फिर एक ऐसा समय आता है कि प्लेंटिफ के स्कूल से ये जो आदमी है निकल के इधर जाता है और अपना एक स्कूल खोल देता है। तो जो प्लेंटिफ के बच्चे रहते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब दोनों में राइवलरी चलती है। तो प्लेंटिफ अपने स्कूल का जो फीस रहता है उसको कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देने से इनको पैसे की कमी आने लगती है, क्योंकि स्कूल का फीस कम हो गया तो कम इनकम होने लगी। तो प्लेंटिफ कहें क्या, मेरा लॉस हो रहा है, पैसे का इनकम लॉस हो रहा है, मॉनेटरी लॉस हो रहा है, किसके वजह से? डिफेंडेंट के वजह से। तो प्लेंटिफ इनके ऊपर केस करते हैं, मामला कोर्ट जाता है। तो कोर्ट कह रहा है यस, यहाँ पे लॉस तो हो रहा है, लेकिन आपका क्या लीगल राइट जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि स्कूल खोलने का अधिकार सभी के पास है। और टॉर्ट कब काम करता है? टॉर्ट तब काम करता है जब सामने वाले का लीगल राइट वायलेट हो। लॉस हो ना हो ये मैटर नहीं करता। तो स्कूल खोल देने से क्या आपका लीगल राइट वायलेट हुआ? नहीं। तो फिर क्या ये डिफेंडेंट के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। ठीक है, आई होप समझ में आया। दूसरा केस देख लो, चेसमोरे वर्सेस रिचार्ड। ये जो प्लेंटिफ रहते हैं, मिल ऑनर रहते हैं, और ये 60 साल से जो नेचुरल पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और जो डिफेंडेंट रहता है बगल के ही ज़मीन पे एक कुआं खोदता है, और इतना गहरा कुआं रहता है कि जो पानी का लेवल रहता है, जैसे ये अंडरग्राउंड वाटर है, ये नीचे से पानी जा रही है और ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, नेचुरल स्ट्रीम है, धारा ऐसे ऐसे जा रही है। अब यहाँ पे प्लेंटिफ का मिल था, और ठीक इस पोजीशन पे जो रहते हैं डिफेंडेंट, वो कुआं खोदते हैं, इतना गहरा कुआं खोदते हैं कि ऐसे इम्बार्क्ड हो जाता है। तो जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बहुत कम हो जाता है, एकदम ना के बराबर, ऐसे ऐसे पानी जा रहा होता है। तो ये जो प्लेंटिफ रहता है डिफेंडेंट पे केस करता है, कहता है कि आपके कार्य के वजह से, आपके एक्ट के वजह से मेरा मिल सही से नहीं चल पा रहा है, मुझे लॉस होने लगा है, मुझे पैसे का लॉस हो रहा है, अब मैं सही से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। केस होता है तो जज कहता है कि कुआं खोदना अपने ज़मीन पे ये इनका लीगल राइट है। आपको लॉस हो रहा है, मॉनेटरी लॉस हो रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, क्या आपका लीगल राइट लॉस हो रहा है? नहीं। अगर आपका अधिकार है यहाँ के पानी का इस्तेमाल करने का, तो इनका भी तो अधिकार है पानी का इस्तेमाल करने का। तो यानी यहाँ पे लीगल राइट वॉल्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ डैमेज हो रहा है। तो ऐसे केस में टॉर्ट अप्लाई होगा? नो, नॉट एट ऑल। एक और केस देख लेते हैं, ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पीकल। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि सामने वाला कहता है कि आप मेरी ज़मीन खरीद लीजिए, रिफ्यूज टू परचेज इज लैंड इन कनेक्शन विद द स्कीम ऑफ द वाटर सप्लाई फॉर द इनहैबिटेड टाउन्स। ठीक है, तो एक व्यक्ति रहता है, वो अपना वाटर सप्लाई के लिए, मतलब गांव पूरे शहर में वो पानी सप्लाई करता था, उसका एक नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर था, उसी से वो पानी इकट्ठा करता था और पूरे शहर में पानी पहुंचाता था। तो सामने वाला कहा कि आप अपनी ज़मीन हमको दे दीजिए, मैं उस पर अपना देखूंगा, अपने हिसाब से उसका काम करूंगा। तो वो मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं आपको अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे पानी का काम करता हूँ, फलाना फलाना, देश भर की लड़ाइयाँ हुई दोनों में। तो वो गुस्से में आके, रिवेंज में आके, वो जो रहता है वो सैंक शाफ्ट ओवर हिज लैंड इंटेंशनली इंटरसेप्टेड द अंडरग्राउंड फ्लोइंग टू द रिजर्वायर ऑफ द प्लेंटिफ। वो शाफ्ट कहते हैं एक डंडे को, लोहे का डंडा होता है, तो जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर था वो इससे टकरा के उसकी डायरेक्शन बदल जा रही थी। यानी जो प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ के पास वो पानी उतने अमाउंट में नहीं पहुंच रहा था। जब पानी ही नहीं पहुंच रहा था तो पानी को रिजर्व कैसे करेगा और पूरे शहर तक कैसे पहुंचाएगा? तो ये फिर केस करता है डिफेंडेंट के ऊपर। जज फिर वही कहता है कि ठीक है, आपका लॉस हो रहा है तो हो रहा है, बट वेयर इज ए लीगल राइट वायलेशन? लीगल राइट का वायलेशन तो है नहीं, तो हम लोग इस पर कुछ नहीं कर सकते। एक और केस देख लो, इसमें क्या रहा, इसमें इंटेंशन दिखाया, रिवेंज था, यानी मैलाइस इंटेंशन था, गलत इंटेंशन था। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट इंटेंशन नहीं देखता, वो देखता है कि लीगल राइट का वायलेशन हुआ है कि नहीं। एक इंटेंशन का केस ये भी है, देख लीजिए, मोगुल स्टीम सिम कंपनी वर्सेस मैग्रॉगर गो एंड कंपनी। इसमें यह रहता है कि कुछ जहाज वाले रहते हैं, एक यूनियन बनाते हैं, और एक व्यक्ति रहता है
वो अपना एक प्लेंटिफ जो रहता है वो अपना एक जहाज़ लेके मार्केट में उतरता है। ये जहाज़ जो रहता है वो सामान जो है, जो पानी की जहाज़ होती है, जो चाइना से यूरोप का जो रास्ता होता है उसमें वो सामान भर के ट्रांसपोर्टेशन का अपना चार्ज लेते थे, भाड़ा लेते थे और सामने वाले तक डिलीवर करते थे। चाइना यूरोप के बीच में जितनी भी जगह थी वहाँ तक ये जाते थे। तो फिर प्लेंटिफ आया मार्केट में नया नया कुछ दाम कम करके। तो जितने जहाज़ वाले जो पहले से यहाँ बेल्ट सेटल थे वो लोग अपना एक यूनियन बनाए और कहे कि हम लोग 5% से हम लोग जो अपना रेट है उसको कम कर दिया जाएगा। तो जैसे ही 5% रेट कम हुआ तो प्लेंटिफ के पास कोई जाता ही नहीं था। सारे सामान सारे जिसको डिलीवर करना रहता था इन्हीं यूनियन के शिप के पास आती थी। तो प्लेंटिफ को ये लगा कि अरे ये तो मेरा घाटा हो रहा है। ये तुरंत कोर्ट गए और कोर्ट जाके कहे कि ये लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, रेट कम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है, मान लिया, इससे आपका नुकसान भी हो रहा है, ये भी मान लिया, आपको पैसे का नुकसान हो रहा है, मान लिया, लेकिन फिर आपका लीगल राइट वायलेट हो रहा है। आपको क्या जहाज चलाने से कोई रोक रहा है? नहीं। तो जब लीगल राइट वायलेशन नहीं तो टॉर्ट के अंदर ये कवर ही नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको मैंने और सिंप्लीफाई करके इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बताए हैं। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप लोग इसको PDF को निकाल के एक बार देख लीजिएगा। 2-2, 3-3 लाइन में सब लिखा हुआ है। यानी टॉर्ट के एलिमेंट में हम लोग एक पढ़ लिए रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, दूसरा लीगल डैमेज, और तीसरा अब पढ़ने जा रहे हैं लीगल रेमेडी। ठीक है, लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी में एक टर्म निकल के आता है, उसको कहते हैं उबी जस इबी रेमेडियम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उबी जस इबी रेमेडियम, यानी वेयर देयर इज ए राइट देयर इज रेमेडी। जहाँ पे अधिकार है वहीं पे उपचार है, हिंदी में इसको यही कहते हैं। यानी चलिए एक इलस्ट्रेशन आपको देता हूँ। एक आदमी है ए और उसको मैंने अधिकार दे दिया कि जाओ तुम्हें मैं अधिकार देता हूं कि तुम मेरे घर का देखभाल करो। अब कोई तीसरा व्यक्ति उस आदमी को काम करने से रोक रहा है। ठीक, अधिकार तो मैंने दे दिया लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको एक काम करने से रोक रहा है। अगर इसका मेरे पास उपचार नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, मेरे पास अधिकार ये नहीं होगा कि सामने वाले व्यक्ति को सामने से हटाया जा सके, तो क्या मेरे अधिकार देने का कोई महत्व निकला? नहीं। यानी बिना रेमेडी के, बिना उपचार के अधिकार का कोई मतलब ही नहीं होता। फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट, सारे फंडामेंटल राइट्स आप पढ़े तो राइट्स दिया गया, लेकिन उसी में आर्टिकल 32 भी ऐड किया गया जिसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी संवैधानिक उपचार। अगर आपके राइट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ, आपके राइट्स को तोड़ा मरोड़ा गया, तो अगर आपके पास एक साधन ये नहीं होगा कि आप अपने राइट्स को दुरुस्त करा सके, अपने अधिकारों को दुरुस्त करा सके, तो अधिकार देने का तो फिर मतलब ही नहीं निकला। तो इसी आर्टिकल 32 में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर रिट का ऑप्शन दिया गया है। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्स्यूरी, ये सब पढ़े हैं आप। ठीक, यानी एक बिना अधिकार और उपचार दोनों ऐसे शब्द जो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता। तो वही उबी जस इबी रेमेडियम कहता है कि राइट विदाउट रेमेडी इज नो यूज। बिना उपचार के अधिकार का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि राइट्स इज ए पर्सन्स कैपेसिटी टू कंपेल अनदर पर्सन टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, एंड कैपेसिटी टू कंपेल में लीगल कैपेसिटी। यानी एक अधिकार रहता है जो सामने वाले को मजबूर करता है कि आपको ये काम करना है या आपको ये काम नहीं करना है। ठीक, और अगर लीगल रेमेडी उसके साथ नहीं रहा तो अधिकार का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट एक उसी कंटेम्प्रेरी समय में, समकालीन समय में एक थ्योरी और चलती थी जिसका नाम था ईबी जस उबी रेमेडियम। ये उतना एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं, शॉर्ट में आता नहीं है बट इसको समझा देता हूँ। ये बात करता है कि जहां उपचार है वहीं अधिकार है। पहले वाला क्या कहता था? जहां अधिकार है वहां उपचार है। ये कह रहा है जहां उपचार है वहां अधिकार है। इसका मतलब ये रिवर्स एक्सप्रेशन है पहले वाले का। जैसे मान लो एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, एक कारखाना है इंडस्ट्री का, वहां पे कुछ लोग लेबर है, उनको चोट हो गया। अब उनकी दवाई कराई जाए तो उपचार हो रहा है,
अगर उनकी दवा हो रही है तो हम लोग मानेंगे कि इन मजदूरों के पास अधिकार था दवा कराने का। अगर मैं दवा न कराऊं तो अपने आप मान लेना कि इनका अधिकार ही नहीं था दवा कराने का। ये किस थ्योरी पे है? ईबी जसूबी मीडियम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसी के साथ एक केस निकल के आता है जो खास करके हमेशा पूछा जाता है 7 नंबर में, हर 2 साल पे एक बार रिपीट होता है। वो थ्योरी है पिजन होल थ्योरी, जो सैलमंड के द्वारा दी गई थी। ठीक, इस थ्योरी के मतलब क्या वो समझ लेते हैं। लॉ ऑफ टॉट्स कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड टॉट। इसने क्या किया, एक टॉट को एकदम लिमिट कर दिया और कहा कि जितने भी टॉट्स होते हैं वो एक फिक्स नंबर के होते हैं, फिक्स संख्या के होते हैं। उसने मान लो एक गोला बनाया, गोले में 10 टॉट को रख दिया, मान लो नेग्लिजेंस, रेसनेसनेस, डिफेमेशन, न्यूसेंस, असॉल्ट, बैटरी, ऐसे करके 10 रख दिया। अब कोई कोर्ट के मामले नया अपराध आया, नया टॉट आया जो इसमें इस लिस्ट के अंदर नहीं आता है, तो कोर्ट कहेगा अरे ये तो पहले मैच लिस्ट निकालेगा, मैच कराएगा, कहेगा इन 10 में इसका नाम है, नहीं है। तो जब इन 10 में इसका नाम नहीं है तो ये टॉट होगा ही नहीं, इसको बाहर कर दो, ये टॉट वाले मामले में नहीं देखा जाएगा। यानी पिजन होल थ्योरी क्या बताती है कि सारे टॉट्स को लिमिट कर दिया, कहा इतने ही टॉट होते हैं, बाकी टॉट होते ही नहीं है। ठीक है, यानी इफ द रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी गलत कृत्य होता है वो रिकॉग्नाइज यानी पहले से लिखित टॉट के अंदर नहीं फॉल कर रहे हैं, नहीं पाए जा रहे हैं, नहीं नाम मैच हो रहा है, तो उनके लिए रेमेडी क्या अवेलेबल है? नो रेमेडी अवेलेबल। ठीक है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ? इसको प्रोपाउंड किया गया था, इसका न्यू रखा गया था सर जॉन सैलमंड के द्वारा। इनका आइडिया क्या था, जो टॉट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, लिमिट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, गिनती के होते हैं। ठीक, इसमें बोला गया कि ईच टॉट इज लाइक ए सेपरेट पिजन होल, जैसे एग्जांपल में लिखा गया नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिफेमेशन। ठीक है, अगर प्लेंटिफ को सक्सेस होना है टॉट के अंदर तो वो वही कृत्य को ले जाएगा कोर्ट के सामने जो पहले से रिकॉग्नाइज टॉट में हो, पहचान वाला टॉट में हो। कोर्ट जो है उसके पास अधिकार ही नहीं है कोई नया टॉट बना दे पिजन होल थ्योरी के हिसाब से। ठीक, खास करके एग्जांपल दे रहा हूँ, नेग्लिजेंस, ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, न्यूसेंस, डिफेमेशन, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये कुछ ऐसे टॉट्स थे। अगर कोई किसी का मामला होता है और वो मामला इन गिने चुने शब्दों के बीच में लाई करता है, फॉल करता है, तो कोर्ट उस पर काम करेगा। अगर इनके अंदर नहीं फॉल करता तो कोर्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, इस पर केस लॉ याद कर लेना, एलन वर्सेस फ्लड 1898 का केस है। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड जो रहते हैं वो कहते हैं कि वो तब तक एक्शनेबल नहीं होगा, कोई भी टॉट एक्शनेबल नहीं होगा जब तक वो पहले से पहचान किए गए टॉट के अंदर फॉल नहीं करता। यानी कहीं ना कहीं ये सॉलमंड के पिजन होल थ्योरी को सपोर्ट किया था एलन वर्सेस फ्लड वाले केस में। अब इसी का क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ये गलत क्यों, बहुत लोग इसको गलत क्यों मानते हैं? क्योंकि ये बहुत रिजिड है, बहुत कठोर है, ये एकदम स्टिक हो गया है कि जो है टॉट यही है, इसके अलावा कोई टॉट है ये नहीं है, और बहुत आउटडेटेड हो गया है। क्योंकि समाज जैसे जैसे बढ़ रहा है, नए नए तरह के ऑफेंस निकल के आ रहे हैं। आज के 20 साल पहले कोई नहीं सोचा था कि किसी का पैसा कोई उड़ा देगा एक लिंक भेज के और टच करके, लेकिन इस समय है, अनऑफिशियल लिंक आता है, टच किए पैसा गायब। यानी समाज जो है समय के साथ बढ़ते जा रहा है, तो करने के अपराध और अपराध के तरीके भी बदलते जा रहे हैं और नए आउटडेटेड के जगह लेटेस्ट होते जा रहे हैं। और जो कानून है पुरानी व्यवस्था पे चलेगा तो आज के समाज को कैसे न्याय दे पाएगा? तो वही बोला, रिजिड एंड आउटडेटेड। और दूसरा बात क्या लिखा है, लॉ कैन नॉट फॉरसी ऑल द फ्यूचर रॉन्ग्स। अगर आप पहले से ही एक कानून को लिमिट कर दिए कि नहीं जो है यही है, इसके बाहर कुछ नहीं है, तो फ्यूचर में आने वाले जितनी भी गलतियां होंगी उनके साथ आप कैसे न्याय संगत अपना जस्टिस दे पाएंगे? ठीक है, ये फेल कर जा रहा था। जितने नए प्रकार की इंजरीज हो रही थी, लीगल राइट का वॉयलेशन हो रहा था, उसको बचा नहीं पा रहा था। ये गिने चुने टॉट को ही बचा रहा था, टॉट के जरिए। ठीक है, कोर्ट के पास जो नए टॉट क्रिएट करने का अधिकार थे वो चले जा रहे थे। ऐसे करके देखो मैंने 8 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब इसी पे विनफील्ड ने क्या बोला? विनफील्ड ने बोला कि ऑल अनजस्टिफिएबल आर टॉट यस अनलेस जस्टिफाइड, और लॉ ऑफ टॉट
इज ओपन इंड नॉट क्लोज। कहा कि चलो अभी टॉट जहां तक पहचाना जा सका है वहां तक रहे और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक, लेकिन इसका जो इंड है, इसका जो अंत है, वो उसका मुंह हमेशा खुला रखना कि कोई नया टॉट आए, कोई नया टॉट आए तो उसको हम लोग ऐसे जाके कवर कर सके, फिर यहाँ जहाँ खत्म हुआ फिर इसका मुंह खुला रखना कि दोबारा कोई नया टॉट आए तो उसको एंट्री दे सके। क्लोज नहीं करना है, कैसे आए सारे टॉट्स को अंदर भर दिए अब क्लोज कर दो, कोई नए टॉट अंदर आ ही ना पाए, ये नहीं करना है, ठीक है। प्रेजेंट का पोजीशन क्या है कि जो मॉडर्न कोर्ट है, इस समय का आधुनिक कोर्ट है, वो पिजन होल थ्योरी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता। खास करके जो भारतीय कोर्ट है वो मिक्स्ड अप्रोच करता है, यानी जितने पहले से पहचाने गए टॉट हैं उनको तो कवर करता ही करता है, साथ ही साथ जो नए टॉट्स जो फ्यूचर में आ सकते हैं उनको भी एक्सेप्ट करता है। तो भारत का जो कोर्ट है, यानी भारत जो है वो स्ट्रिक्टली पिजन होल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, वो मिक्स्ड अप्रोच रखता है। यूनिट 1 आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ, यानी यहाँ से अगर आपके सवाल बन सकते हैं तो एक सवाल 14 नंबर के, एक सवाल 7 नंबर के, इतना आप पढ़ लिए हैं तो मान के चलिए कि कम से कम 14 और मैक्सिमम 21 नंबर आपके तैयार हो चुके हैं। अब आते हैं यूनिट 2 पे, डिफेंसेस अगेंस्ट टॉर्टियस लायबिलिटी। ठीक, क्या क्या डिफेंस आपको मिलेगा टॉर्टियस लायबिलिटी के अंदर। अब एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। ए ने कुछ ऐसा काम किया जिससे बी का लीगल राइट क्या हुआ, वायलेट हुआ, इन्फ्रिंज हुआ। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट ए क्या होगा, लायबल होगा, ए क्या होगा, लायबल होगा। लेकिन ए के पास भी कुछ ऐसे डिफेंस है, कुछ ऐसे इसको प्रोटेक्शन दिया गया है कि ये टॉर्टियस लायबिलिटी से बच जाए, इसको कुछ इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो ही ना। तो वो कौन कौन से डिफेंसेस हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है जर्नल डिफेंसेस। यानी डिफेंस क्या होता है, इज ए ग्राउंड ऑन विच डिफेंडेंट, जिसने गलत किया हो, सीक्स टू अवॉइड और रिड्यूस हिज लायबिलिटी, या तो अपने लायबिलिटी से पूरी तरीके से बच जाए या उसकी लायबिलिटी कम हो जाए। तो इन डिफेंसेस को लॉ ऑफ टॉर्ट के केस में कहा जाता है जर्नल डिफेंसेस। ठीक, तो कुछ डिफेंसेस का नाम लिखा हूं, कॉन्सेंट या लीव या लाइसेंस, इसको कहते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट, नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, स्टेटरी अथॉरिटी, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल, ये सब सारे आपके डिफेंसेस हैं। लेकिन हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है, वीएनएफआई, एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल और स्टेटरी अथॉरिटी, ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस के, तो हम लोग फिलहाल उसी को कवर करेंगे। आते हैं पहले पे, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी, यानी कंसेंट और लीव एंड लाइसेंस। ठीक, ये जो मैक्सिम है वो किस प्रिंसिपल पे बेस है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस। इफ आई इनवाइट यू टू माई हाउस, अगर मैं आपको अपने घर पे बुलाता हूं, ठीक, जैसे मैं अपने किसी मित्र को अपने घर दावत पे बुलाता हूं और वो मेरे घर आता है, तो क्या ये हो सकता है कि मैं उस पर केस करूं कि तुम मेरे घर कैसे आ गए? क्या मैं उसको टॉर्ट के अंदर एक टॉर्ट आता है ट्रेसपास, क्या मैं ट्रेसपास के अंदर उसको मैं कोर्ट में खींच सकता हूं? इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सहमति दी थी, अपना कंसेंट दिया था कि वो मेरे लैंड पे, वो मेरे जमीन पे एंट्री कर सके। बट उसी गेस्ट को मैंने बुलाया और कहा कि आइए मेरे ड्राइंग रूम में बैठ जाइए, यानी मेरा कंसेंट कहां तक था, ड्राइंग रूम तक। बट वो मुझसे बिना पूछे मेरे बेडरूम में आ गया, मुझसे बिना पूछे, तो क्या मैं उसको ट्रेसपास टॉर्ट के अंदर खींच सकता हूं कचहरी पे, कोर्ट में? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि मैंने एक बेडरूम तक आने के लिए उसको अथॉरिटी दी थी, नहीं। तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट हो जाएगा। टॉर्ट के अंदर उसको मैं उसको सू कर सकता हूं। जैसे एक और एग्जांपल लो, एक पोस्टमैन जो आता है वो चिट्ठी पहुंचाने के लिए घर तक आता है, तो घर तक आने के लिए एक परमिसिबल लिमिट होती है। बरामदे तक आओ, घर वालों से पूछ पाछ लो कि भैया हैं कि नहीं है, वहां तक मैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।
लेकिन वो बिना पूछे मेरे घर पे आ जाए, मेरे घर के अंदर घुस जाए, ड्राइविंग रूम में घुस जाए, किचन में घुस जाए और कहे कि मैं चिट्ठी पहुंचाने आया हूँ, तो क्या वो अपनी परमिसेबल लिमिट में है? नहीं। यानी मुझ बिना मेरे अथॉरिटी के मेरे घर में घुस गया फिर वो, तो क्या मैं उसको एज ए प्लेंटिफ बन के खुद उसको मैं केस कर सकता हूँ, सू कर सकता हूँ? यस। ठीक। यानी सब मामला कहाँ पे चल रहा है? कंसेंट पे। तो अगर मैं खुद कंसेंट दिया हूँ किसी को, सामने वाले को, तो मैं उस पर केस, उसको सू नहीं कर सकता हूँ। दो तरीके से कंसेंट दिया जाता है, एक एक्सप्रेस, एक इम्प्लाइड। एक्सप्रेस यानी बोल के या लिख के, इम्प्लाइड का मतलब आपके कंडक्ट से पता चले, आपके व्यवहार से पता चले कि आप कंसेंट दे रहे हैं कि नहीं। ठीक। जैसे एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। ए बी से पूछ ले चलोगे खाना खाने, और बी बोले कि हाँ चलते हैं, दिस इज द एक्सप्रेस। वही एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। ए बी से पूछता है कि चलोगे खाना खाने, बी का रिप्लाई है बस मुंडी घुमाता है हाँ, बिना बोले इशारों में कहता है चलो। यहाँ इसने बोला नहीं है, उसके मुंडी घुमाने से, कंडक्ट से पता चल गया कि वो हामी भर रहा है, तो दिस इज द इम्प्लाइड। एक केस देखते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण बालकृष्णन वर्सेस त्र्यंबक बाबू। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट रहता है वो कहता है कि अगर कोई डॉक्टर ड्यू केयर नहीं, यानी कि पूरा अटेंशन, पूरा केयर, पूरा प्रिकॉशन नहीं अप्लाई करता है, कब? ऑपरेशन करते टाइम, तो लायबल होगा, वो लायबल होगा, भले ही पेशेंट कहा हो कि ठीक है जो नुकसान होगा मैं झेल लूंगा, इस ऑपरेशन के दौरान जो मेरी क्षति होगी मैं झेल लूंगा, मैं इसके लिए तैयार हूं। उसने अपना कंसेंट दिया। लेकिन अगर इस कंसेंट देने के बाद डॉक्टर अपने मनमानी करने लगे, नेग्लिजेंटली काम करने लगे, नज़रअंदाजी तरीके से काम करने लगे, तो क्या डॉक्टर लायबल होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने प्राइमरी केयर नहीं किया। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होते हैं वो लोग समझेंगे। अब पहला बात आता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया बात किस पे करता है? कंसेंट की। किसकी बात करता है? कंसेंट। तो कंसेंट कैसा कंसेंट होना चाहिए? फ्री कंसेंट। कैसा कंसेंट? फ्री कंसेंट। आप लोग जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होगे तो कॉन्ट्रैक्ट में आर्टिकल सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट, सेक्शन 14 बात करता है फ्री कंसेंट। पढ़े हो कि नहीं? और यहीं से 14 के बाद, फ्री कंसेंट के बाद बताता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री कंसेंट होंगी जब इन 5 चीज़ों नहीं मिलेंगी तब। एक मैंने ट्रिक बनाया था, कैन यू फॉरगिव माई मिस्टेक। ठीक। सी से क्या हो जाएगा? कोअर्सन। यू से अनड्यू इन्फ्लुएंस। एफ से फ्रॉड। एम से मिस रिप्रेजेंटेशन, और मिस्टेक से मिस्टेक। 14, 15, 16, 17, 18, 19 छोड़ के 20, 21, यही है। अगर किसी भी कंसेंट में ये 5 चीज़ें पाई गई, ये 5 चीज़ें, तो क्या वो फ्री कंसेंट होंगी? नहीं। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो वही बोला है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया होने के लिए कंसेंट का होना जरूरी है। और किस तरीके का कंसेंट? फ्री कंसेंट होना जरूरी है। ठीक। तो वही देखो लिखा हुआ है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्सन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक या ऐसा कुछ तत्व पाया गया तो उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। एक केस सुनाता हूं, व्हाइट वर्सेस ब्लैकमोरे। यहां जो प्लेंटिफ रहता है उसका हस्बैंड पेड फॉर एडमिशन ऑफ हिज फैमिली फॉर ए विटनेसिंग ए कार रेस। ये लोग एक कार रेस, देखो यहाँ और सिंपल तरीके से लिखा हूँ उसको देखो। जो डिफेंडेंट ब्लैकमोरे रहते हैं वो एक कार रेस, मोटर कार रेस का ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या हो? मैं एक मोटर कार रेस करवा रहा हूँ। तो जितने भी दर्शक रहते हैं उस दर्शक में प्लेंटिफ का हस्बैंड भी रहता है। वो गया रहता है मैच देखने, अरे कार रेस देखने। तो एक ऐसा स्पेस होता है जिसपे कार रन करती है ऐसे, यहाँ पे रोप रहता है, रस्सियाँ, कि लिमिट होता है कि इसके अंदर आप लोग को नहीं आना। और ये स्टेडियम टाइप का रहता है जहाँ पे लोग बैठ के देखते हैं। ठीक। जो स्पेक्टेटर रहते हैं, यानी जो प्लेंटिफ के हस्बैंड रहते हैं, वो यहीं पे रहते हैं रोप के पास, ये यहाँ पे। अब कार रेस चल रहा है, स्पीड एकदम चल रही है।
दो कार का इसी में कोलिजन होता है, दो कार टकराती हैं और ये जो अपना इस पाथ छोड़ के आ जाता है रोप के पास और रोप दाब के इस तरफ आता है और यहीं रोप के पास वो प्लेंटिफ के जो पति रहते हैं खड़े रहते हैं, ठीक। और जब उनका कार से टक्कर होती है तो उनके हस्बैंड की मौत हो जाती है। तो जो प्लेंटिफ रहती हैं यानी जो वाइट की पत्नी रहती हैं, वाइट जो रहती हैं, जो विडो रहती हैं, विधवा रहती हैं, वो केस करती हैं, सू करती हैं किसको? ऑर्गेनाइजर को, जो ये कार रेस करा रहा था, और कहती हैं कि इसके लापरवाही के वजह से, इसके नेग्लिजेंस के वजह से, इसने पूरी सिक्योरिटी, पूरी सेफ्टी नहीं रखी थी, जो बस इसने टिकट पैसे लेकर दर्शक लोग को बुलाया लेकिन दर्शक लोग की ख्याल नहीं किया, उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। तो कोर्ट कहता है कि नहीं, डिफेंडेंट लाइबल नहीं है, यानी कि जो जिस ऑर्गेनाइजर जो है वो लाइबल नहीं है। क्यों नहीं लाइबल है? क्योंकि उन्होंने रोप बैरियर लगाया हुआ था, प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन किया था स्पेक्टेटर और रोप से लेके कार रेस के बीच में सेफ्टी मेजर भी रखा गया था, ठीक है। यानी जो एक्सीडेंट है वो ऑकर हुआ है क्योंकि ये अनफोर्सिबल चेन ऑफ इवेंट था, जिसको कोई नहीं सोच सकता था कि ये चीज़ होने वाला है। इसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है। यानी नेग्लिजेंस रिक्वायर फॉन्सिबिलिटी ऑफ, नॉट मेरे पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी। जब साफ साफ पता चल रहा हो कि कहीं से रस्सी टूटा हो या रस्सी कहीं बोर्ड न लिखा हो या फिर यहाँ साइन न लिखा हो कि कम से कम 50 मीटर की दूरी बना के रखे, तब समझ में आता है कि नहीं, सामने वाले ने अपने इंड से कोई गलती किया है। गलती आपकी, आप रोप के पास क्यों खड़े हैं, ठीक है। अब देखो, कंसेंट, ठीक है, कैन नॉट बी गिवन टू इलीगल एक्ट। आप किसी इलीगल एक्ट करने के लिए अपना कंसेंट दे रहे हैं तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा, वो टॉट के अंदर कवर नहीं होगा। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में दो बच्चे तलवार लेके तलवारबाजी कर रहे हैं, क्या लीगल काम है? नहीं, इलीगल है। भले ये वो कहे कि इसने अपना कंसेंट दिया था मुझे कि आओ हम दोनों साथ में तलवारबाजी करते हैं, भाई तुम्हारा एक्ट ही इलीगल है, तो कंसेंट की बात पहले ही खत्म हो गई, ठीक। अब वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी यानी VNFI जब आप लोग पढ़ोगे तो उसी के साथ साथ एक टर्म निकल के आता है जो कभी कभी 7 मार्क्स में पूछा जाता है, नॉट साइंटी नॉट फिट इंजुरिया, NSNFI। नॉट साइंटी नॉट फिट इंजुरिया का मतलब होता है नॉलेज ऑफ डेंजर डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई द कॉन्सेंट टू बियर द डैमेज। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पता है कि यहां पे खतरा है, मुझे पता है, लेकिन क्या मैं इस खतरे को लेने के लिए तैयार हूं? नहीं। कंसेंट देना अलग बात होती है, और यहां पे बस मियर नॉलेज है, मुझे बस नॉलेज है कि यहां पे खतरा है, लेकिन क्या मैं खतरा का बोझ उठा सकता हूं? नहीं। जैसे केस सुना रहा हूं तो और क्लियर हो जाएगा, स्मिथ वर्सेस बेकर। इस केस में जो रहता है, जो प्लेंटिफ रहते हैं, वो कटिंग ऑन द टॉप विच इज क्रेन कैरिंग ऑन हैवी स्टोन ओवर इज हेड। एक ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों की कटाई होती है, फिर उन पत्थरों को काट के क्रेन से जो क्रेन होती है, मशीन होती है, उस पर पत्थरों को डंप किया जाता है और एक जगह से दूसरे जगह मूव कराया जाता है, जो हवा में रहता है पूरी तरीके से, और नीचे जितने भी लेबर रहते हैं वो काटते रहते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसको पता है कि यहाँ पत्थर का काम है तो डेंजर काम है, कभी कुछ हुआ तो पत्थर गिर भी सकता है, बहुत दिक्कतें हो भी सकती हैं। बिना किसी अलार्म के ये लोग पत्थर का मूवमेंट करा रहे थे, नीचे लेबर काम कर रहे थे, पत्थर क्रेन से गिर जाता है और नीचे, और गिर जाता है प्लेंटिफ के ऊपर, प्लेंटिफ मर जाता है। तो जो जिसका जो काम करवा रहा था, जो मालिक रहता है, कहता है कि इसने अपना कंसेंट दिया, जब इसने अपना कंसेंट दिया तो मैं लायबल कैसे हो जाऊंगा? VNFI, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, मुझे जनरल डिफेंस मिलनी चाहिए। तो कोर्ट कहता है कि प्लेंटिफ ने यह नहीं बोला था कि मेरे ऊपर पत्थर गिरा दो, इसने पत्थर गिराने के लिए कंसेंट नहीं दिया था, इसको सिर्फ नॉलेज था कि जहां पे वो काम कर रहा है वहां पे खतरा हो सकता है। तो खतरा होना और इसका ज्ञान होना, इसका नॉलेज होना अलग बात है, और खड़ा होकर कहना कि पत्थर गिरा दो, ये दूसरी बात है। तो यहाँ पे VNFI का लाभ आपको नहीं मिलेगा, आप लायबल हैं, आपको मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉलेज तो कब VNFI अप्लाई होगा? जब नॉलेज हो कि हाँ यहाँ पे खतरा है, और साथ ही साथ वो उस खतरे के लिए वॉलेंटरली एक्सेप्टेंस भी दे, तब VNFI अप्लाई होगा। सिर्फ नॉलेज, नॉट साइंटी नॉट फिट इंजुरी, यानी सिर्फ नॉलेज रहेगा तो उसके लिए VNFI अप्लाई नहीं होता।
फिर क्वेश्चन पूछा था आज के 2 साल पहले कि वीएनएफआई जो है, वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया है, किस किस केस में अप्लाई नहीं होता है। तो 3 केसेस हैं। पहला एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, दूसरा रेस्क्यू केसेस और तीसरा ड्रंक ड्राइवर्स। एम्प्लॉयमेंट रिलेशन में क्या है पहले इसको देखते हैं। एन एम्प्लॉय हु कंप्लेन्ड ऑफ अनसेफ प्रैक्टिस बट नेवरदलेस कंटिन्यू टू वर्क could truly said to be have a voluntary agree to waive of their rights। वही चार्ल्स स्मिथ और चार्ल्स बेकर वाले, यानी कोई ऐसा मालिक जो ऐसा काम अपने कर्मचारी से करवा रहा हो जो खतरे वाला काम हो, तो यानी जाहिर सी बात है वो व्यक्ति वहाँ काम करने आ रहा तो उसको नॉलेज है, लेकिन कोई अपना जान को हथेली पे रख के या फिर जान देने के लिए को नहीं आता, सब यही चाहता है कि मेरी जान न जाए। तो जब भी मालिक या फिर ऐसा रिलेशन हो काम करने वाले में या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में जिसमें जहाँ पे रिस्क हो, तो वहाँ पे वीएनएफआई अप्लाई नहीं होता है, वहाँ पे नॉट साइंटिफिक नॉट फिट इंजूरिया होती है, वहाँ पे सिर्फ नॉलेज होता है। ठीक है, ये केस का वहाँ पे देना है। रेस्क्यू केसेस में भी कभी वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो फिर रेस्क्यू केसेस में क्या होता है कि इसमें भी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जो प्लेंटिफ रहता है वो अंडर रैन एक्सीजेंसी कॉज बाय द डिफेंडेंट रॉन्ग। यहाँ गलती किसकी? डिफेंडेंट की। कैसी गलती हो सकती है? मिसकंडक्ट हो सकता है, या कॉन्सिक्यूसली या फिर डेलिबरेटली। इसके वजह से जो प्लेंटिफ है वो रिस्क फेस करता है, यहाँ तक कि वो उसकी डेथ भी जा सकती है किसी दूसरे को रेस्क्यू करने में। तो ऐसे केस में जो डिफेंडेंट होगा वो कहेगा कि मैं बोला था ये काम करने के लिए, तुम अपने मन से गए हो करने के लिए, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का फ़ायदा मिले। अपने मन से गए मतलब तुम अपना कंसेंट दिए इस काम करने के लिए, तो इसमें मुझे क्यों फंसाया जा रहा है। तो द डिफेंस ऑफ लीव यानी कि या लाइसेंस, डिफेंस ऑफ लीव या लाइसेंस किसको कहते हैं? वीएनएफआई को। तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, प्लेंटिफ जो है वो किसी दूसरे पर्सन को बचाने के लिए अपनी जान को डेंजर में डाल रहा है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा है, ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन, चाहे वो अपने मेंबर हो उसके फैमिली का, उसको बचा रहा हो, या फिर किसी स्ट्रेंजर को ही बचा रहा हो। किसके गलती की वजह से? डिफेंडेंट के गलती की वजह से। तो डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि तुम अपने मन से करने गए हो, मैं बोला था ये करने के लिए, तुम अपने मन से करने गए हो और मुझे वीएनएफआई का छूट मिलना चाहिए। ऐसा क्लेम डिफेंडेंट नहीं कर सकता। जैसे एक केस तुमको दिखा रहा हूँ, हाइंस वर्सेस हारवुड। इस केस में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट रहता है वो नेग्लिजेंटली, नज़रअंदाजिया तौर पे, लापरवाही तौर पे अपना जो घोड़ा रहता है वो बिना बांधे, खूंटा में बिना बांधे, अनअटेंडेंट सड़क पे छोड़ देता है। और सड़क कैसी? क्राउडेड। एक बच्चा रहता है, उस घोड़े के ऊपर पत्थर मारता है, और वो घोड़ा जो रहता है वो मतलब हेल्टर स्केल्टर, मतलब भागने लगता है, डर के कारण इधर उधर पब्लिक के ऊपर चढ़ने लगता है। तो जो प्लेंटिफ रहता है जिसका नुकसान हुआ है वो एक कांस्टेबल रहता है और वो ऑन ड्यूटी रहता है। उससे उसको ऐसा महसूस होता है, वो वैसा परसीव करता है कि यहाँ पे डेंजर है। किसको? जो पर्सन यहाँ पे दौड़ रहे हैं उनके लाइफ को खतरा है। तो वो कांस्टेबल दौड़ता है और उस घोड़े को रोकने की कोशिश करता है। घोड़े को रोकते रोकते उसको सीरियस इंजरी हो जाती है। ठीक, फिर ये प्लेंटिफ जो रहता है वो केस करता है डिफेंडेंट के ऊपर कि तुम्हारे घोड़े की वजह से ऐसी ऐसी दिक्कत हुई, गलती तुम्हारी है, तुम्हारा मिसकंडक्ट है कि तुम घोड़े को ऐसे ही छोड़ दिए, उसको खूंटे में बांधना चाहिए था। फिर मामला कोर्ट जाता है तो डिफेंडेंट कहता है कि मुझे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के अंदर छूट मिले, क्योंकि मैंने कांस्टेबल से थोड़ी कहा था तुम बचाने आओ, ये अपने मर्जी से आया, अपने कंसेंट से आया है। तो जब जहाँ कंसेंट कोई अपना दे रहा है तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई हो जाएगा। कोर्ट कहता है कि नहीं, जो कांस्टेबल है, जो प्लेंटिफ है, उसके पास अधिकार है, इंटाइटल्ड है कि उसको डैमेज मिले, रिकवरी मिले, और जो डिफेंडेंट है वहाँ पे उसकी पूरी तरीके से लापरवाही है। तो जो डिफेंस मिलता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यानी जैसे बोला था ना रेस्क्यू केसेस में अप्लाई नहीं होते, तो यहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। बोलो एक केस और सुना देता हूँ, बेकर वर्सेस टी हॉकिंस एंड सन्स। इसके फैक्ट क्या रहे हैं? जो डिफेंडेंट रहता है टी हॉकिंस एंड सन लिमिटेड, वो एक फ्यूम बनाते हैं जो पॉइजनस नेचर का होता है, जो क्लीनिजिंग के लिए काम आते हैं। तो एक अंडरग्राउंड कुआं रहता है,
उसको वो अपने आदमी को भेज के वहाँ काम कराते हैं, लेकिन उसके जो वर्कर रहते हैं या जो कंपनी के लोग रहते हैं उसी कुओं में कुछ फ्यूम को छोड़ देते हैं। फिर दो बाहरी लोग वर्कर आते हैं, उस कुएं में इंटर करते हैं उसको निकालने के लिए, लेकिन वहीं कोलैप्स कर जाते हैं, वहीं फंसे रह जाते हैं। तो एक डॉक्टर बेकर रहते हैं जो बाई प्रोफेशन वो डॉक्टर रहते हैं, वहीं से वो गुजर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि ये लोग फंसे हुए हैं ट्रैप्ड वर्कर से, तो उनको बचाने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो उनको बचाने के लिए जाते हैं, उनको जो पॉइजनस गैस इनहेल करने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके घर वाले इस कंपनी के ऊपर सू करते हैं कि आपके वजह से इनका डेथ गया है। तो कंपनी फिर कहता है VNFI, तुम अपने मर्जी से गए, मैंने थोड़ी कहा था तुमको बुलाने के लिए। कोर्ट फिर देखता है कि यहाँ पे मिसकंडक्ट हुआ है कंपनी के द्वारा, ठीक, कंपनी के द्वारा मिसकंडक्ट हुआ और डॉक्टर की जान रेस्क्यू केस में गई है। तो फिर वापस से कंपनी लायबल होती है, VNFI का छूट नहीं मिलता है। यही केस है, इसको पढ़िएगा, ठीक है। और एक केस है कटलर वर्सेस यूनाइटेड डायरीज, वही घोड़ा वाला केस है, ठीक। अब तीसरा केस आता है ड्रंक ड्राइवर्स की। ये भी तीसरा एक्सेप्शन आता है VNFI का। इसमें क्या रहता है, एक पर्सन रहता है एक्सेप्टिंग ए लिफ्ट फ्रॉम ए ड्रंक ड्राइवर, ठीक। कोई भी एक व्यक्ति किसी ड्रंक ड्राइवर से लिफ्ट मांगता है, नॉट बी ट्रीटेड एज वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया अनलेस drunkenness was so extreme and so glaring that accepting a lift would be equivalent to intermitting with exploding a bomb or walking on the edge of an unfenced cliff। यानी कोई व्यक्ति जो है वो किसी से लिफ्ट मांगता है, और लिफ्ट मांगने वाला मान लो B से लिफ्ट मांगता है, B जो है वो नशे की हालत में इंटॉक्सिकेटेड है, ड्रंक्ड है पूरा। अब यहाँ पे लिफ्ट मांगा, अपना कंसेंट दिया, B के बारे में A को पता चल जाता है कि ये पिया हुआ है। इसको सिर्फ नॉलेज है कि ये पिया हुआ है, ड्रंक्ड है, नॉलेज है, लेकिन क्या वो यहाँ पे क्या है, नॉट साइंटी नॉट फिट इंजूरिया अभी तक चालू है, ठीक। बट क्या ये चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए कार एक्सीडेंट में? नहीं, ये मृत्यु के लिए कंसेंट नहीं दिया है, सिर्फ लिफ्ट के लिए कंसेंट दिया है। अब B आगे चल के कहीं कोलिजन कर दे रहा है, कहीं गाड़ी लड़ा दे रहा है, तो B इस बात के लिए क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं नशे में था, ये गाड़ी रुकवाए हैं, ये अपना कंसेंट दिए हैं साथ में चलने के लिए। यानी यहाँ VNFI अप्लाई नहीं होगा, B को इनको कंपनसेशन देना पड़ जाएगा। केस सुना रहा हूँ, डैन वर्सेस हैमिल्टन 1939। जो डैन रहते हैं वो प्लेंटिफ, एक पैसेंजर रहती हैं जो कार चलाया जा रहा था, उस व्यक्ति का नाम है हैमिल्टन, और हैमिल्टन क्या रहते हैं, ड्रंक्ड रहते हैं पूरा। अब हैमिल्टन जो रहता है वो कंज्यूम एल्कोहल, ड्रंक्ड रहता है। ये बात डैन को पता चलती है, हैमिल्टन के बारे में ये बात डैन को पता चलती है कि जो ड्राइवर है जिससे उन्होंने लिफ्ट मांगा है वो इंटॉक्सिकेटेड है। फिर भी वो गाड़ी नहीं रुकवाती हैं, वो चलते रहती है साथ में, ट्रेवल्ड विथ हिम। ड्यू टू हैमिल्टन नेग्लिजेंट, हैमिल्टन के लापरवाही से एक्सीडेंट होता है, और डैन जिन्होंने लिफ्ट मांगा था उनको चोट हो जाती है, चोटिल हो जाती है, और हैमिल्टन मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब डैन जो रहती हैं हैमिल्टन के घर वालों को सू करते हैं कि आप इनके वजह से मुझे ऐसा सा हुआ, इनके लापरवाही की वजह से। तो जब प्लेंटिफ रहता है, प्लेंटिफ वॉज इंजर्ड, ठीक है, यही बात है। फिर मामला कोर्ट में जाता है, तो जो हैमिल्टन के घर वाले डिफेंस लेते हैं, कहते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, क्योंकि डैन ने ही लिफ्ट मांगा था, उसने अपना कंसेंट दिया था, उसको यहाँ तक भी पता था कि जो ड्राइवर है वो नशे में, फिर भी वो साथ में चलते गए, यानी इनका पूरा कंसेंट था। कोर्ट कहता है नहीं, कोर्ट इनकी बातों को रिजेक्ट कर देता है और कहता है प्लेंटिफ वॉज इंटाइटल्ड टू डैमेजेस, यानी कि प्लेंटिफ को मुआवजा मिलने का पूरा अधिकार है। जस्टिस एक्विथ रहते हैं, यहाँ यस साइलेंट है, जस्टिस एक्विथ रहते हैं, उन्होंने कहता है देयर मे बी केसेस इन विच ड्रंकनेस ऑफ ड्राइवर एट द मटेरियल टाइम इज सो एक्सट्रीम एंड सो ग्लेयरिंग टू एक्सेप्ट ल्यूट फ्रॉम हिज लाइक इंगेजिंग इन इंटरेस्टिंग और ऑक्यूपेशन इंटरमीडियरिंग, वही वाली लाइन है जो ऊपर मैंने लिखा था, ठीक। ये बात कुल मिला जुला के ये कह रहे हैं कि मियर नॉलेज होना कंसेंट देना नहीं होता है कि मैं तुम्हारे साथ जो नुकसान होने वाला है उसका मैं कंसेंट या उसका मैं सहमति दे रहा हूँ। नॉलेज होना अलग बात है, उस रिस्क के लिए एक्सेप्टेंस देना कि हाँ मैं भी उस रिस्क को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तब वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी अप्लाई होता है। तो हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े जिसमें यह बताया गया कि कब वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी अप्लाई नहीं होगा, ठीक।
अब इसके आगे जो जनरल डिफरेंसेस हैं वो लोग हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और धीरे धीरे करके 5 से 7 सवाल हम लोग कवर किया जाएगा, जिससे आप लोग का पेपर कल बढ़िया जाए। तो अगला वीडियो 1 से 2 घंटे में मैं अभी बना के अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए PDF आप लोग निकलवा लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं चैनल पे अपना PDF मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। कल के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय महामना, जय BHU।